नवमी कक्षा की हिंदी की घंटी में आप सबों का स्वागत है। हम लोग पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ 12 को देखेंगे। कविता है जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें हिंदी साहित्य संसार एक भारतीय आत्मा के नाम से जानता है। हिंदी साहित्य संसार किस नाम से जानता है? माखनलाल चतुर्वेदी साहब को एक भारतीय आत्मा के नाम से। अब हमने कवि का परिचय और कवि का भावार्थ पिछले दिन बतला दिया था। आज हमारा उद्देश्य है इससे संबंधित प्रश्नोत्तर, अलंकार, कविता की भाषा आदि पर विचार कर रहा हूँ। देखिए, इस कविता का रचना काल है, रचना का समय है स्वाधीनता आंदोलन का समय, अंग्रेजों का जमाना है ना। आपको पता ही है, हमने कल बताया था कि 1889 में जन्म हुआ था कवि का। कहाँ हुआ था? कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। आजीविका के लिए इन्होंने कौन सा काम शुरू किया? अध्यापन का। 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बन गए, है ना। कोई आपसे पूछ दे बताइए इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1968 में। कोई आपसे पूछ दे कि इनकी कुछ काव्य रचनाओं के नाम बतलावें, तो आपका उत्तर क्या होगा? हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा आदि आदि। आपको हमने कल एक छोटी सी कविता की कुछ छोटी सी टुकड़ी बताई थी, पुष्प की अभिलाषा। कोई पूछते कैसी कविता है? देशभक्ति परक कविता है। और जिस कविता को आपने, है ना, पढ़ने का काम किया, आपने पढ़ी है कल, कैदी और कोकिला। यह कैसी कविता है? इसमें भी राष्ट्रीयता है, देशवासियों को जगाने की भावना है, कर्तव्य बोध से, है ना, उन्मुख करने की भावना है। लेकिन भीतर भीतर एक बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से यातना दी जाती थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतवासियों पर। तो अंग्रेजों के अत्याचार की कथा है, अमानवीय व्यवहार की कथा है, अंग्रेजों के द्वारा दी गई यातनाओं का मार्मिक चित्रण है ना। अब आपसे कोई पूछ दे बताइए यह जो कविता है ना, इसकी भाषा क्या है? आपका उत्तर होगा इस कविता की भाषा है खरी बोली हिंदी। अब देखिए, मैंने कहा खरी बोली हिंदी इसकी भाषा है। ये खरी बोली क्या है? खरी से खड़ा होना ये नहीं आप समझेंगे। खड़ा खोटा आपने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा। खड़ा खोटा, खड़ा शुद्ध विशुद्ध, है ना। अब दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, सोनीपत, पानीपत, ये जो इलाका है, गुरुग्राम, है ना, इन इलाकों की जो बोली है वो है खरी बोली हिंदी।
उसी का परिनिष्ठित रूप, सुसंस्कृत रूप, परिवर्धित रूप, संशोधित रूप हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसलिए कहा खरी बोली हिंदी। इस कविता में किस प्रकार की छंद है? आप कहेंगे छंद क्या है? ध्यान से सुनेंगे। पढ़ाई भी, प्रश्नोत्तर भी, कुछ व्याकरण भी, साथ साथ छंद क्या है? तो आपका उत्तर होगा कविता के प्राण को छंद कहते हैं। कोई कहते कि जरा और ढंग से समझाइए, तो आप कहेंगे कविता की रचना विधान को छंद कहते हैं, है ना। कविता रचने की शैली को छंद कहते हैं। अब 3 तरीकों से रचना की जाती है। पहला तरीका है कविता की रचना में जब मात्रा का ख्याल किया जाता है, मात्रा के आधार पर रचना की जाती है, तो उसको मात्रिक छंद कहते हैं। आपको कोई पूछ दे और, तो कभी कभी वर्ण की गिनती करते हैं। हमने आपको सवैया के बारे में बतलाया था ना, रसखान के सवैया में। तो जब वर्ण के आधार पर गिनती की जाती है कविता की रचना में, तो आप कहेंगे कविता की रचना में जब वर्ण के आधार पर रचना हो तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और तीसरी बात, जब न तो मात्रा का विचार हो न वर्ण की गणना हो, स्वतंत्र भाव, तो उसको कहते हैं मुक्त छंद। अब इसी में ये तुकांत, इसको भी जान लीजिए। आप जानते होंगे लेकिन फिर भी आप में मजबूती आ जाए। जैसे आप कविता की पंक्ति क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, तो ये जो आप देख रहे हो अंत में, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में, तो यह जो मिल रहा है तो इसको कहते हैं तुकांत कविता। तुक मिलना, अंतिम अक्षर और अक्षर की मात्रा का मिलना, तो उसे कहते हैं तुकांत। इतना आप समझ गए। अब आ जाइए, आपसे प्रश्न किया जाएगा, यह जो पंक्ति है कविता की प्रारंभिक पंक्ति, क्या गाती हो, कोई आपसे पूछ दे कवि किसे पूछ रहा है क्या गाती हो, तो आपका क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर होगा कवि कोयल से पूछ रहा है क्या गाती हो। दूसरी पंक्ति देखिए, क्यों रह जाती हो, यह भी प्रश्न है। तो कवि क्यों ऐसा कहता है रह जाती हो? क्या रहना क्या, निवास करना जी? नहीं, ऐसा अर्थ नहीं लगाएंगे, मैंने आपको कल बताया था। क्यों रुक जाती हो, कवि किस समय कोयल की गीत सुनता है, कोयल की बात सुनता है, कोयल की धुन सुनता है। कोयल का गीत कब सुनता है कवि? कोयल का गीत सुनता है ना, या उसकी आवाज़ सुनता है कब? मध्य रात्रि में, अंधेरी रात, निस्तब्ध है ना, कहीं कोई आवाज़ नहीं, शांत नीरव। उस समय में कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और अभी रुक कर, यही है क्यों रह जाती हो, मतलब क्यों रुक जाती हो, क्यों बोलते बोलते गाते गाते क्यों रुक जाती हो कोयल। अब कब यहाँ पर क्या सोचता है? कोयल जो रुक जाती है उसकी आवाज़ में करुणा, करुण क्रंदन, वेदना, ऐसा क्यों होता है, क्यों लग रहा है? अब देखिए, मैंने कहा ना आज़ादी आंदोलन का समय है, अंग्रेज़ों की यातना है ना, से लोग परेशान थे, अत्याचार से, जुल्म से, और अंग्रेज़ों को मज़ा आ रहा था, है ना। मुट्ठी भर लोग अंग्रेज जो थे मुट्ठी भर थे और भारतवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। तो ये जो रुक जाती है कोयल,
कवि को लगता है जैसे शायद वह संवाद सुनाने के लिए कोई संदेश लेकर के आई है। मान लीजिए कोई आपको गुप्त समाचार सुना रहा है ना, कोई गुप्त खबर, खुफिया खबर, तो इधर उधर चौकन्ना होगा तब क्या कोई अगल बगल कोई सुन न ले, गोपनीय ढंग से, गुप्त ढंग से। तो यह भी होता कहीं वो गुप्त समाचार लाई हो कोयल, है ना, इसलिए रुक रुक जाती है। और ये जो रुक रुक जाती है, कभी को लगता है कि कुछ और कहना चाहती है, कुछ और कहना चाहती है, इसलिए पूछता है बोलो तो। अब क्या लाती हो, प्रश्न पर प्रश्न, कौन सा संदेशा, किसका संदेशा, संदेशा किसका है ना, देश के महान सपूत का, किसी महापुरुष का, किसी कुशल योजना बनाने वाले का, किसका संदेशा है। अब ऊंची काली दीवारों के घेरे में कभी है कहाँ, जेल पूछेगा आपसे कभी कहाँ से बात कर रहा है, तो जेल की तंग कोठरी से, है ना, कारागार से बात कर रहा है। किस समय बात कर रहा है, रात के समय, मध्य रात्रि में, है ना। अब देखिए प्रश्न पर प्रश्न कितना बढ़ रहा है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, उस समय में स्वाधीनता सेनानी जब जेल में बंद किए जाते थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो क्या उस जगह केवल स्वाधीनता सेनानी हुआ करते थे? जी नहीं, तरह तरह के अपराधी भी वही होते थे, जैसे डाकू, चोर, लुटेरे, ऐसे ऐसे किस्म के, है ना, लोग भी हुआ करते थे वहाँ, और सबको साथ रखा जाता था। आप सोच सकते हैं, है ना, अंग्रेजों की कैसी मानसिकता थी। आपसे प्रश्न पूछ देगा कवि ने ऐसा क्यों लिखा कि मरने भी देते नहीं, तरफ रह जाना। अब देखिए भरपेट खाना नहीं दिया जाता था जेल में कैदियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, है ना, स्वाधीनता सेनानियों को, इतना ही कि जान बची रहे, है ना। अब अगर मान लीजिए किसी का पेट अगर 4 रोटियों से भरता हो और उसे आधी रोटी दी जाए, क्या कहेंगे इसको आप? नैवेद्य, है ना, जिसे लोग भगवान, है ना, को भोग लगाते हैं, उस तरह से प्रसाद चढ़ाते हैं। बताइए, जहाँ अगर किसी का पेट 4 रोटियों से भरता हो और उसे खाने के लिए आधी रोटी दी जाए, है ना, और पानी वाली दाल दी जाए, केवल पानी ही पानी, है ना, क्या कहिएगा उस भोजन को? चलो यार कुछ खा, ऊपर से अपशब्द, ऊपर से कड़ा पड़ा, ये लोग आपस में बात नहीं करें, आपस में मिलकर बैठे नहीं, पता नहीं कोई षड्यंत्र रच लेंगे, कहीं गुप्त समझौता कर लेंगे, गुप्त योजना बना लेंगे, इसलिए कड़ा पड़ा, है ना। इसीलिए मरने भी देते नहीं, तड़पा तड़पा कर रखते थे वो, इसलिए कवि ने ऐसा लिखा। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, क्या कहेंगे इसको? इसको शासन कहेंगे? मानवता की बात तो नहीं हुई, दानवता की बात हुई, पार्श्विकता की बात हुई, इसीलिए तम का प्रभाव। काली माँ, अंधेरी रात वो काली, जेल की कोठरी वो काली, टोपी काली, कंबल काला, है ना, बेड़ियाँ काली, रात काली, कोयल काली, अंग्रेजों का अत्याचार काला, सब कुछ काला काला काला। और कवि ने ऐसा क्यों लिखा? हिमकर निराश कर चला रात भी काली, क्यों ऐसा लिखा? है ना, महीना में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष 15 दिनों का पक्ष होता है, याद रखेंगे,
आप जानते हैं ना, 7 दिनों का सप्ताह, 15 दिनों का पक्ष, 30 दिनों का महीना, है ना, 365 दिनों का साल, है ना। कुशाग्र बुद्धि के आप हैं, क्यों नहीं जानेंगे भला। तो 15 दिनों का कृष्ण पक्ष, 15 दिनों का शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में, है ना, अंधेरा, और शुक्ल पक्ष में चांदनी। तो यहाँ कभी कहता है कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली। याद कीजिए, कल हमने बताया था हिमकर, हिमकर का अर्थ याद होगा आपको, चंद्रमा। आपने सही सोचा होगा। क्यों लिखते हैं कभी हिमकर निराश कर चला रात भी काली? मतलब जेल की कोठरी में रोशनी क्या होगी, है ना। उस जमाने में ढिबरी या लालटेन या फिर बिजली बत्ती, कुछ नहीं, अंधेरी रात। चंद्रमा का भी प्रकाश आता वो भी नहीं, उसकी चांदनी आती वो भी नहीं। इसलिए कवि ने लिखा हिमकर निराश कर चला रात भी काली, है ना। और ऐसी रात में, मध्य रात्रि में, कालिमामयी रात में, हे आली, आली मतलब सखी, याद होगा आपको। किसको कहा आली कवि ने? कोयल को कहा। नहीं, छोटा छोटा प्रश्न, और छोटे छोटे प्रश्नों से बड़े बड़े प्रश्न, है ना, आसानी से समझते चलिए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कवि। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। नहीं तो कह दिया क्यों हुक पड़ी, ये हुक, है ना। बार बार जो कोयल कूकती है मध्य रात्रि में, और उसमें करुण भाव कवि को महसूस हो रहा है, वेदना, करुणा, क्रंदन। क्यों? कोयल क्या समझती है? कोयल पूरे देश को ही कारागार समझ रही है। भाव का विस्तारीकरण कवि के द्वारा। पूरे देश में अत्याचार था, यह नहीं कि बिहार में, यह नहीं कि केवल बंगाल में, यह नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में। आज़ादी आंदोलन के उस समय के, है ना, महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन थे? बिहार में जगदीशपुर, कुंवर सिंह का राज्य, है ना, तात्या टोपे, कानपुर, नाना साहब, है ना, कालपी, शिवपुरी, दिल्ली, झांसी, बैरकपुर छावनी, मंगल पांडे का विद्रोह, है ना, लखनऊ, बेगम हजरत महल। तो उस जमाने में ये सब केंद्र थे, आज़ादी आंदोलन के स्थल थे प्रारंभिक, है ना। तो ये जो मध्य रात्रि में कोयल गाती है, बोलती है, कूकती है, चीखती है, तो कभी वही जानना चाहता है क्या लूट गया, है ना, क्या लूटा? करुणा, है ना। अब कोयल की आवाज तो मीठी होती है, और कब इसलिए कहता है कि तुम्हें तो ईश्वर ने मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। लेकिन आधी रात में, है ना, ये जो चीख रही है, क्या हुई बावली, बावलापन, पागलपन, क्या बात है? क्यों इस तरह से चीख रही हो अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में? तो क्या हुई बावली? चिड़िया तो नहीं पागल होती है, बावली होती है। यहाँ मानवीकरण किया गया है ना। याद कीजिए, कई बार मैंने बताया है अध्यापन के क्रम में, जब, है ना, मानवेतर प्राणी को मानव के रूप में प्रकट किया जाता है तो उसे कहते हैं मानवीकरण। जो मानव नहीं है
उसे मानव के रूप में प्रस्तुत करना है, मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ क्या हुई बावली में, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, है ना। अब देखिए इसी तरह से आपको हमने और भी बताया था, जैसे दाब अनल, याद कीजिए कल हमने 3 प्रकार की आग, अनल मतलब आग, दाब जोड़ अनल संधि विच्छेद, दाब जोड़ अनल, दाब जंगल की आग, और 2 आग का नाम बता सकते हैं आप? सोचिए, कल्पना कीजिए, याद कीजिए। मैंने कल बताया था एक क्षुधानल, और तीसरी आग बताइए बड़वानल। तो दावानल, क्षुधानल, बड़वानल। दावानल जंगल की आग, जंगल में भी आग लगती है, कैसे लगती है? सूखी लकड़ियाँ जब आपस में घिसती हैं, टकराती हैं, तो घर्षण से चिंगारी छिटकती है, आग लग जाती है। या तेज आंधी तूफान के कारण शिलाखंड एक दूसरे से टकराए, लुढ़कने के क्रम में चिंगारी छिटकती है, पत्तों में, सूखे पत्तों में, सूखी घास में आग लग जाती है। इस प्रकार से जंगल में आग लग जाती है। तो ये हुआ दावानल, पेट की आग, क्षुधानल, समुद्र की आग, बड़वानल। अब आपसे कोई पूछ देगा, चतुर्वेदी जी ने दावानल का प्रयोग किया है कविता में, इस शब्द का, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, है ना। ये दावानल का प्रयोग कवि ने क्यों किया? सोचिए तो आप क्या कहेंगे। मैंने आपको बताया ना, जंगल की आग क्या है? दावानल। कैसे आग लगती है? मैंने पहले बताया, जब सूखी डालियाँ, टहनियाँ, शाखाएं आपस में टकराती हैं, घिसती हैं, आंधी के समय, तूफान के समय, जोर से हवा बहती है उस समय, है ना, तो घर्षण के कारण आग उत्पन्न होती है, और इस तरह से जंगल में आग लग जाती है। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि कवि ने दावानल शब्द का प्रयोग क्यों किया? देखिए, अंग्रेजों का अत्याचार चल रहा था अनवरत, किस पर? भारतवासियों पर, देशवासियों पर। तो अंग्रेजों का जो अत्याचार पूर्ण व्यवहार था देशवासियों पर, भारतवासियों पर, और उसके कारण लोग आक्रोश में थे। कोई निर्दोष है और उसे कोई दोषित ठहरा दे, अपराधी घोषित कर दे, उसे दंडित करे, उसे प्रताड़ित करे, तो आपको नहीं लगता कि उस आदमी के मन में अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर कुछ विद्रोह उत्पन्न होगा, आक्रोश उत्पन्न होगा? लाचारी के कारण वह कष्ट सहता रहता है, जुल्म सहता रहता है, लाचारी के कारण। जो मान लीजिए जुल्म सहना भी अपराध है, अन्याय है अपने ऊपर, लेकिन कभी कभी लोग विवश हो जाते हैं, है ना। लेकिन अंदर अंदर आक्रोश तो फैलता ही है, और वही आक्रोश जब असह्य हो जाता है, उग्र रूप धारण कर लेता है, तब आदमी सर पे कफन बांध लेता है, जो होगा यूं ही मर रहा, देखा जाएगा। तब जो उग्र रूप दिखाई पड़ता है समाज में, है ना, शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, जुल्म के विरुद्ध, है ना, और उस गृह युद्ध में, उस युद्ध में, उस आक्रोश की ज्वाला में सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए दावानल का प्रयोग किया है कवि ने, है ना। तो इसे आप समझ गए। अब देखिए, कोयल की जो हुक है ना, कोयल की जो कूक है, नहीं, क्यों हुक पड़ी? तो कवि को कोयल की हुक, ये हुक कैसी लग रही है? मैंने पहले कहा कि मध्य रात्रि का समय है, अंधेरी रात है, और करुण क्रंदन जैसा आभास हो रहा है कवि को, उसमें वेदना है, तड़प है, कष्ट है, व्यथा है, ऐसा आभास हो रहा है। तो कोयल की हुक कैसी लग रही है कवि को? आपका उत्तर क्या होगा बताइए?
आपका उत्तर होगा, है ना, कवि को कोयल की हूक पीड़ा से भरी हुई, वेदना से भरी हुई, कष्ट से भरी हुई, है ना, पीड़ा भरी हुई वह हूक लग रही है कोयल की। क्या लूटा? कवि कोयल से क्या पूछता है, बताओ कोयल तुम्हारा क्या खो गया है, या तुमने दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं जिसके कारण अधीरता से तुम चीख रही हो। अब आपसे कोई पूछेगा, बताइए कवि ने कोयल की आवाज कब सुनी? कई बार चर्चा की। आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा, कवि ने कोयल की आवाज मध्य रात्रि में सुनी, है ना, अर्धरात्रि में सुनी। अब देखिए, वेदना बोझ वाली सी, है ना, वेदना बोझ वाली सी कविता आपने पढ़ी है ना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, क्या ब्रिटिश राज का गहना। अब यहाँ पर मैं आपसे कोई पूछ दे, बताइए, है ना, ये जंजीरों का गहना कवि ने क्यों लिखा है? अंग्रेज भले उसको जंजीर कहते हो, हथकड़ी कहते हो, लेकिन कवि उसे गहना कहता है, ब्रिटिश राज का गहना, जो स्वाधीनता सेनानियों को, है ना, अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो जंजीर हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी, कवि क्या कहता है उसको? ब्रिटिश राज का गहना, है ना। तो अब देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि मृदुल वैभव की रखवाली सी, अभी कुछ देर पहले हमने कहा मृदुल वैभव की रखवाली सी, बताइए इसमें कौन अलंकार है? तो आपको उत्तर क्या होगा? कभी आपने उपमा अलंकार पढ़ा? 8वीं कक्षा में थोड़ी बहुत चर्चा जरूर की गई थी, मुझे लगता है कि आपको याद होगा। देखिए, जब तुलना की जाती है ना, उसको कहते हैं उपमा अलंकार। अब तुलना पहचानने का तरीका याद रखिएगा, सा, सम, सरिस, सदृश, सी, जैसी, के समान, समान, ऐसे शब्द रहे अगर कहीं किसी पंक्ति में, लिख दीजिए आंख बंद कर, यहाँ उपमा अलंकार है, तुलना की जाती है ना। जैसे दो बच्चे हों, मान लीजिए का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है, और उसमें राम लंबा है ना, दोनों को एक खड़ा कर दीजिए तो आप क्या कहेंगे? राम श्याम से लंबा। तो दो बच्चों के बीच तुलना की गई ना। तो जब दो के बीच तुलना की जाती है, या जहाँ तुलना की जाती है, वहाँ कौन अलंकार होता है? वहाँ उपमा अलंकार होता है ना। इसी प्रकार से वेदना बोझ वाली सी, तो वेदना बोझ वाली सी, यहाँ भी सी है, देख करके पहचान जाइए, है ना, उपमा अलंकार है। कैसी वेदना? बोझ की तरह, है ना। तो इस प्रकार से आप अलंकार को पहचानेंगे। हाँ, अब आपसे पूछ दीजिए अलंकार क्या है, अलंकार का अर्थ क्या है, क्या कहेंगे आप? अलंकार, अलम जोड़कार, अलम मतलब गहना। गहना लोग क्यों पहनते हैं? आभूषण लोग क्यों पहनते हैं? ताकि सुंदर लगे, अच्छा लगे, या अच्छी लगे, जो आप मानिए, जो आप समझिए, सुंदरता बढ़े, इसके लिए गहना पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, है ना। तो अलम का, है ना, अलम जोड़कार अलंकार, परिभाषा अलंकरोत इति अलंकार। ध्यान से सुनेंगे, याद करेंगे, अलंकरोत इति अलंकार, ये तो संस्कृत की परिभाषा हो गई। आप हिंदी में क्या कहेंगे? आप कहेंगे जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो और आसान शब्द,
जो शोभा बढ़ावे, जो सुंदरता बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। जो गुणधर्म बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं। इसी को अब आप कर देंगे, जो कविता की शोभा बढ़ावे, सुंदरता बढ़ावे, गुणधर्म बढ़ावे, अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। आप इतना भी लिख देंगे, जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं, वह भी सही है। जो शोभा बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं, यह भी सही है। जो सुंदरता बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं, यह भी सही है। जो गुणधर्म बढ़ावे उसे अलंकार कहते हैं, यह भी सही है। मुख्य बात आनी चाहिए, है ना। अब देखिए, आप इस प्रकार से अनुप्रास भी समझ गए होंगे। अनु जोड़ प्र जोड़ आस पीछे पीछे हो रहा है, खास व्यंजन वर्ण, है ना। खास व्यंजन वर्ण जब बार बार आवे उसको क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार, है ना। जैसे तरन तनुजा तत्तमाल तरवर बहु छाए, तो अक्षर की आवृत्ति। या ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, लक्षर की आवृत्ति। मुदित महीपति मंदिर आए, मोक्षर की आवृत्ति, है ना। या कोकिल बोलो, तो इसी में देखिए कोकिल बोलो तो क कोकिल में 2 बार क आया, कोकिल में लो, अब बोलो में लो अक्षर की आवृत्ति हुई। इसी दिन अनुप्रास हो गया, खास व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, उसको क्या कहेंगे? अनुप्रास। शेष बात हम लोग अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।